तो इसका जो टाइटल है डेफिनेशन का, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्ड बाय वर्ड. What is your title here? It is measures of central tendency. Now measure we know very well. Measure means, what do we mean by measure? Measure मतलब नापना, किसी चीज को measure करना. जैसे हम किसी का टेम्परेचर measure करते हैं, किसी का weight measure करते हैं. So this is called measurement. So we know what is meaning of measure. Now the second two words are central tendency. Now what is meaning of tendency? If you see from the language perspective, tendency means characteristic or behavior. For example, अगर मैं बोलूं कि the tendency of EC1 class student is to give answers. तो यहाँ मेरे कहने का मतलब क्या है कि EC1 क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनका बिहेवियर ये है कि वो क्लास में आंसर देते हैं, या उनका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो क्लास में आंसर देते हैं. तो ये जो बिहेवियर या फिर कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको हम इस वर्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेंडेंसी. तो यहाँ पर जो ये वर्ड टेंडेंसी है, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर. एंड द लास्ट वर्ड इज सेंट्रल टेंडेंसी. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? वी हैव डिस्कस्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन in unit number 1. So your probability is distributed from 0 to 1. आपका जो probability वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है? 0 से लेके 1 तक. अब 0 से लेके 1 तक जो डिस्ट्रीब्यूटेड है आपकी probability, तो उसमें से जो सेंटर पार्ट है उसका, सेंट्रल पार्ट probability डिस्ट्रीब्यूशन का, तो सेंटर पार्ट में उसका बिहेवियर या फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, अगर उसको हम मेजर कर सके तो उससे काफी सारी चीजें पता चल सकती हैं. Now this measurement is called measurement of central tendency. Central tendency मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर पार्ट में उसका बिहेवियर कैसा है, that is called central tendency. और उस चीज को अगर हम मेजर कर सकते हैं, then we call it measures of central tendency. अब मेजर करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास टूल्स होने चाहिए. जैसे अगर मुझे टेम्परेचर मेजर करना है, आई नीड टू हैव थर्मोमीटर विथ मी. अगर मुझे वेट मेजर करना है तो मेरे पास वेट मेजर करने का मशीन होना चाहिए. सिमिलरली, if you want to measure central tendency, then I should have some tools with me. ऐसे tools जिनसे मैं central tendency को measure कर सकूं. So ऐसे कौन से mathematical tools हैं which can be helpful in measuring central tendency? तो ऐसे 4 से 5 tool हैं जो हम लोग use करेंगे, जिसमें से पहला tool है mean, second one is median, third one is mode, fourth one is geometrical mean, and fifth one is harmonic mean. तो ये 5 अलग अलग तरह के टूल हैं विच कैन बी हेल्पफुल इन मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जो उसका सेंट्रल बिहेवियर डिस्ट्रीब्यूशन का उसका मेजरमेंट. सो लेट्स सी इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट. सो सेंट्रल टेंडेंसी, एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज मेजर ऑफ सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल लोकेशन ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन. The measures of central tendency are also called averages. उसको कभी कभी ये वर्ड से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज. And there are 5 tools which we can use to measure central tendency. Now which are those 5 tools? First one is mean, या फिर उसके बहुत सारे और भी नाम हैं. उसको arithmetic mean भी बोलते हैं, या फिर उसको mathematical expectation भी बोलते हैं. So this is your first tool, mean or mathematical expectation. Second tool is median, third tool is mode, fourth tool is geometric mean, and fifth tool is harmonic mean. तो ये जो 5 अलग अलग टूल है सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के, विल सी द डेफिनेशन वन बाय वन. उसको हम समझने की कोशिश करेंगे एंड देन विल सी एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ देम. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टूल, मीन. सो मीन इज यूजुअली डिनोटेड बाय दिस नोटेशन म्यू. ये म्यू जो है ये मीन का सिंबल है. इसके अलावा एक और भी नोटेशन है. मीन जो है उसको हम डिनोट करेंगे इस नोटेशन म्यू से. एंड देयर इज वन मोर नोटेशन, इट इज कॉल्ड ई ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज योर रैंडम वेरिएबल एंड ई रिप्रेजेंट्स expected value. So E of x is what? E of x is the expected value of random variable x. अब ये जो expected value है यही हमारा एक्चुअली मीन होगा. तो ये जो मीन है इसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करेंगे और इसको E of x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दोनों सेम ही चीज रिप्रेजेंट करेगा.
अब ये मीन एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होता है? मीन कैलकुलेट करने के लिए लॉजिक ये है दैट इफ आई हैव अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विथ मी, फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे रैंडम वेरिएबल के वैल्यू कुछ इस तरह से हैं 1 2 3 4 5 एंड देन आई हैव माय प्रोबेबिलिटी वैल्यू, सपोज 1 के होने के चांसेस 0.1 है, देन chances for x equal to 2 is 0.3, chances of x equal to 3 is 0.4, then this is 0.1 and again 0.1. तो x इक्वल टू 1 होने के चांसेस 0.1 है, x इक्वल टू 2 होने के चांसेस 0.3 एंड सो ऑन. तो अगर इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे इसका मीन निकालना है, मीन मतलब कि इसकी एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू मतलब कि 1 के होने के चांसेस 10% है, 2 के होने के चांसेस 30% है, 3 के होने के चांसेस 40% है. सो व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ x, मतलब एवरेज वैल्यू उसकी क्या हो सकती है? तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हमको प्रोबेबिलिटी और x की वैल्यू दोनों का यूज करना पड़ेगा. हम क्या करेंगे, हम इस x की वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स विल टेक 1 इंटू 0.1. सिमिलरली ऐसा ही मल्टीप्लीकेशन हम कैलकुलेट करेंगे फॉर सेकंड वैल्यू, 2 इंटू 0.3, देन 3 इंटू 0.4, देन 4 इंटू 0.5, देन 5 इंटू 0.1. मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू इंटू उसके होने के चांसेस, दैट मीन्स इट्स प्रोबेबिलिटी. तो ये हमको कितने मल्टीप्लीकेशन मिलेंगे? 5 मल्टीप्लीकेशन. और वो पांचों मल्टीप्लीकेशन को फिर हमें क्या कर देना है? ऐड. इसका मतलब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू px से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये जो मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, जितने भी मल्टीप्लीकेशन मिलेंगे उन सारे मल्टीप्लीकेशन को हम क्या कर देंगे? ऐड. सो इफ आई वांट टू ऐड आई नीड टू टेक समेशन. सो दिस समेशन ऑफ x इंटू px विल गिव मी एवरेज वैल्यू ऑफ कैपिटल X. ये मुझे x की क्या देगा? एवरेज वैल्यू या तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसे हम बोलेंगे मीन. तो अगर मुझे किसी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे x की वैल्यू को उसकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके फिर मुझे वो सारे मल्टीप्लिकेशंस को ऐड कर देना है. दैट एडिशन विल गिव मी एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन वैल्यू. नाउ दिस अप्रोच वी कैन यूज इफ योर डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब अगर इस तरह के डिस्क्रीट वैल्यू है, तो अगर मान लो कंटिन्यूअस होता तो कंटिन्यूअस में तो क्या होता कि हमको कोई फंक्शन f of x दिया जाता. फॉर एग्जांपल लेट्स से माय f of x इज इक्वल टू लेट्स से इफ आई एम टेकिंग x स्क्वायर हियर फॉर सम इंटरवल a to b, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b एंड 0 अदरवाइज, 0 फॉर ऑल अदर केसेस. तो अगर मेरे प्रोबेबिलिटी जो है वो इस फंक्शन f of x से डिफाइंड है, तो इस केस में मेरा एवरेज वैल्यू म्यू कैसे मिलेगा? तो इसमें भी एवरेज वैल्यू लेने का वही लॉजिक है जो डिस्क्रीट में था. इस केस में मुझे क्या करना है कि मेरा जो वेरिएबल x है उसको मुझे प्रोबेबिलिटी फंक्शन f of x से मल्टीप्लाई करना है. सो x इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब जो चीज मैंने यहाँ पर इसके लिए की थी प्रोबेबिलिटी के लिए, सेम वही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे, x इंटू एफ ऑफ एक्स. बट सिंस इट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इंस्टेड ऑफ टेकिंग समेशन हियर विल टेक इंटीग्रेशन. सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, और जो भी आपका इंटरवल है लेट्स से a to b, so integration of a to b x into f of x dx. तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन f of x को वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करता हूं और मैं अगर उसको इंटीग्रेशन करता हूं इंटरवल a to b में, या जो भी इंटरवल मुझे गिवन है, देन दिस इंटीग्रेशन विल रिप्रेजेंट द एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x. तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? x का एवरेज वैल्यू, या फिर जिससे हम हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे मीन. तो दोनों केस में मीन इस तरह से कैलकुलेट होगा. इफ इट इज योर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो मीन कैसे मिलेगा? समेशन x इंटू पी एक्स. एंड इफ इट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो वो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ एक्स से. तो इसमें याद रखने की चीज कौन सी है? सिर्फ कि जब भी हमको मीन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमको क्या करना है? x इंटू पी एक्स या तो x इंटू एफ एक्स लेना है. मतलब कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन के साथ हमको x को मल्टीप्लाई करना है. फिर अगर डिस्क्रीट है तो फिर समेशन ले लो, और अगर कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन. अब इसके अलावा मान लो x की जगह पे अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाता, लेट्स से फाई ऑफ x,
जो कि कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x का फंक्शन है, और अगर इसकी हमें एवरेज वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है e ऑफ फाई ऑफ x, तो x की बजाय अगर हमें फाई ऑफ x का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन लॉजिक और फॉर्मूला वही रहेगा, जस्ट वी नीड टू रिप्लेस दिस x विथ फंक्शन फाई ऑफ x, क्योंकि ये जो समेशन x इंटू पी एक्स लिखा था ये एक्चुअली क्या था? ये था x का एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब उसकी जगह पे अगर हमको फंक्शन फाई ऑफ x लेना है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा समेशन, बट वी नीड टू रिप्लेस x विथ फाई ऑफ x, सो इट विल बी फाई ऑफ x इंटू पी एक्स और फिर वो सारे मल्टीप्लीकेशन का समेशन। तो अगर x की जगह पे अगर x का कोई फंक्शन दिया गया है फाई, और अगर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या उसका एवरेज वैल्यू अगर हमको चाहिए तो अगेन वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बट x विल बी रिप्लेस्ड बाय फाई ऑफ x। सिमिलरली इन केस ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल, अगर वहां पर भी x की जगह पे कोई फंक्शन फाई ऑफ x दिया होता तो उसमें भी हम वही चेंज करेंगे, इट विल बी इंटीग्रेशन a टू b, नाउ x विल बी रिप्लेस्ड बाय function phi, then your probability function fx into dx. So this way we can calculate expected value of variable या तो expected value of any function phi of x. तो ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट हुआ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू सी द डेफिनेशन विद प्रॉपर वर्ड्स. सो द डेफिनेशन विल गो लाइक दिस. So there will be two parts: definition of mean for discrete case and definition of mean for continuous case. So for discrete case, the definition will go like this: if px is probability mass function, then the mean or average value mu of random variable capital X, which is denoted by, these are two notations for mean, either you can denote it by mu or you can denote it by e of x. E of x means expected value of x. So expected value of x is equal to, it is summation I equal to 1 to infinity xi into p of xi, or rather you can simply denote it by summation of x into px. तो probability value px को x से multiply करो and then you take the total of all values. all value मतलब x के सारे possible value. अगर मान लो x के पॉसिबल वैल्यू 5 है तो 5 मल्टीप्लिकेशन करके उनका समेशन करना है. x के पॉसिबल वैल्यू 10 है तो 10 वैल्यू का समेशन होगा. सो वट एवर नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज यू हैव फॉर रैंडम वेरिएबल x, दैट मच समेशन या दैट मेनी समेशन ऑफ दैट मेनी टर्म्स यू नीड टू टेक. एंड अगेन द सेकंड पार्ट, अगर रैंडम वेरिएबल x के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होती तो वो e ऑफ x होता, बट इंस्टेड ऑफ x, if you are given function phi of x of random variable x, then expected value for phi of x again will be given by same formula, just you need to replace x with phi of x. So expected value for function phi of x is given by summation phi of x into p of x. So this is the formula of calculating expected value for a function phi. Then similarly, the same kind of formula will be there for continuous random variable, but the summation will be replaced by integration now. So again, if p of x is your density function, then the average value or mean value is denoted by mu or e of x, and it is defined as e of x equal to minus infinity to infinity x into f of x dx. तो यहाँ पर भी वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, but since it is continuous variable, instead of taking summation we'll take integration here. तो ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी that will be your average value या तो फिर expected value. Now again similar thing, अगर x की जगह पे हमको कोई फंक्शन phi of x का expected value निकालना होता तो यही वाला फॉर्मूला यूज करते, but x will be replaced by phi of x. x की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? phi of x, if we want to calculate expected value of phi. So this is the definition of average value or mean value or expected value. तीनों सेम चीज रिप्रेजेंट करेंगे, and this is the formula of calculation. ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना क्योंकि आगे बहुत सारी चीजों में ये फॉर्मूला रिपीटेडली यूज होने वाला है. So एक चीज याद रख लो, whenever you want to calculate expected value of any random variable या फिर कोई भी फंक्शन के लिए, तो हमको क्या करना है? समेशन
x into p of x या फिर summation x into f of x, whatever your probability function is. तो वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी फंक्शन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देना है अगर डिस्क्रीट का केस है तो, और इंटीग्रेशन लेना है अगर कंटिन्यूअस वाला केस है तो. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ मीन. नाउ इज दिस डेफिनेशन क्लियर टू ऑल? प्लीज कमेंट इन चैट बॉक्स. अभी तक जो हमने डिस्कस किया मीन के बारे में, इज दिस क्लियर टू ऑल? Okay. So if this is clear, then before we move to second tool, median, let's see few properties of mean. और ये सारे प्रॉपर्टी ऐसे हैं कि अगर डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा तो ये सारे प्रॉपर्टी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे. सो लेट्स सी दोस प्रॉपर्टीज वन बाय वन. सो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन. सो कुल मिला के 4 प्रॉपर्टी हैं मीन के. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज E of k is equal to k. That means if you find expected value of any constant number, तो उसका expected value वही मिलेगा k again, क्योंकि वो constant value है. क्योंकि अगर x होता तो उसके वैल्यू चेंज होते रहते. अब अगर constant है तो वो तो फिक्स ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला. तो अगर वो वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगा तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी तो वही होगी. अब अगर इसको फॉर्मूला से समझना हो, जो फॉर्मूला अभी हमने देखा एक्सपेक्टेड वैल्यू का, क्या था फॉर्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू का? कोई मुझे बता पाएगा? व्हाट वाज फॉर्मूला ऑफ ई ऑफ एक्स? अनम्यूट माइक एंड आंसर. ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या देखा था अभी हमने पिछले स्लाइड में? व्हाट इज ई ऑफ एक्स? एनीवन? करेक्ट, इट इज समेशन एक्स इनटू पी ऑफ एक्स. अब मुझे क्या करना है? मुझे मेरा पहला प्रॉपर्टी जो है वो इस फॉर्मूला से प्रूव करना है. तो x की जगह पे यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? कांस्टेंट वैल्यू k. तो चलो हम यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू k सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला में, देखते हैं क्या होता है. सो e ऑफ k इज इक्वल टू, इट इज समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज. देन नाउ x इज एक्चुअली k, दैट इज कांस्टेंट, एंड देन p ऑफ k. Now since k is constant value, we can take it out from the summation. So it is k times summation of p of k. Now what is this summation of p of k? ये जो p of k का summation है, ये actually क्या है? It is the addition of all the probability values. मतलब वेरिएबल के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं सबकी प्रोबेबिलिटी का एडिशन. और ये चीज हम लोग देख चुके हैं मास फंक्शन में और डेंसिटी फंक्शन में कि अगर सारी प्रोबेबिलिटी का एडिशन करें तो वो एडिशन क्या मिलेगा? 1. तो ये समेशन ऑफ p ऑफ k जो है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? जितने भी x के वैल्यूज हैं, मतलब इस केस में x के वैल्यू सारे कांस्टेंट ही थे. इट इज k, दूसरा वैल्यू भी उसका k, तीसरा वैल्यू भी k, मतलब सारे वैल्यू k ही हैं. तो सबके लिए जो भी प्रोबेबिलिटी है उनका एडिशन, और ये जो एडिशन है उसका टोटल क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है. सो सिंस दिस इज टोटल ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी वैल्यू, दिस इज 1. सो k टाइम्स 1 will give you k. That means if you calculate expected value for constant number k, then it will always be k. So this is the proof from the formula कि अगर k का expected value निकालोगे तो वापस k ही मिलेगा. Then second property, what is second property? Second property is e of x plus k is equal to e of x plus k. Now this is very simple using first property. इसमें हमको क्या करना है? expected value of x plus k है. सो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा? इट विल बी e ऑफ x प्लस e ऑफ k. बट वी नो दैट e ऑफ k इज व्हाट? e ऑफ k इज अगेन k. तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा e ऑफ x प्लस दिस वैल्यू विल बी k. सो दैट्स योर प्रॉपर्टी नंबर 2. सो प्रॉपर्टी नंबर 2 इज वेरी सिंपल. इट इज डायरेक्टली यूजिंग प्रॉपर्टी 1. Now third one is e of k times x is equal to k times e of x. मतलब k times x की जो expected value है, it is actually k times expected value of x. Now let's try to prove this property again using the formula. So what is formula? Formula is summation x into px. So if I want to calculate probability of k times x,
then this is equal to expected value of, now what is k times x? k times x को हम कैसे लिख सकते हैं? it is x plus x k times. जैसे अगर 2 times x होता तो मैं क्या लिखता? x plus x. 3 times x होता तो मैं क्या लिखता? x plus x 3 बार. उसी तरह से अगर k times x है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? it will be x plus up to, कितनी बार x को हमें ऐड करना पड़ेगा? we need to add k times. तो k टाइम्स अगर k x को ऐड करेंगे it will be kx. now since they are in addition we can give e separately to each value, e of x plus e of x. तो ऐसे कितने x है हमारे पास? टोटल k. सो e of x plus up to, ये कितनी बार हुआ? k टाइम्स. तो e of x अगर मैं k टाइम्स इसको ऐड करता हूं तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा? e of x की वैल्यू k टाइम्स हो जाएगी. सो दिस विल बी k टाइम्स e of x. So that's your right hand side. So again this is very easy and simple to prove. ये सारे proofs एग्जाम में कहीं नहीं होने वाले, but you need to understand the properties because we are going to use them when we'll solve examples. So you should remember each and every property. वैसे काफी सिंपल से प्रॉपर्टी हैं, जैसे हम फंक्शन के लिए या फिर बहुत सारी और चीजों के लिए देख चुके हैं, उनके सिमिलर ही है प्रॉपर्टी कि भाई अगर दो वैल्यू है तो ई हम सेपरेटली दोनों को दे सकते हैं. अगर कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं, जैसे हम कहते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टाइम्स एक्स है तो 2 कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले सकते हैं. ये वैसे ही सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं. एंड सिमिलरली द फोर्थ प्रॉपर्टी, नाउ दिस फोर्थ प्रॉपर्टी, okay, I lost connection in my laptop. Give me 2 minutes. I'll be back. Okay, so we are back again. So we were discussing property number 4. So this property number 4 is actually combination of first three. पहले तीन प्रॉपर्टी क्या देखे हमने? That the expected value of constant is again same. Expected value of x plus k is e of x plus k, and expected value of k times x is equal to k of ex. तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी मिला देना तो प्रॉपर्टी नंबर 4 बन जाएगा. कैसे? This is your left hand side. So using property number 2, what we can write? We can write e of ax, then plus or minus e of b. So ये हमने कैसे लिखा? With the help of property number 2.
नाउ व्हाट इज ई ऑफ ए एक्स फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 3? प्रॉपर्टी नंबर 3 का क्या कहना है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं. सो दिस इज ए टाइम्स ई ऑफ एक्स plus or minus. Now b is constant value, so using property number 1, what is expected value of b? It is again b. So that's your right hand side. It is a times e of x plus or minus b. So this fourth property is actually combination of first three. So these are your four properties of expected value या फिर four properties of mean. So these are your properties. तो ये पहला टूल देखा हमने, मीन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको यूज करके हम क्या मेजर कर सकते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी. नाउ लेट्स गो टू सेकंड टूल. सेकंड टूल जिसे हम कहेंगे मीडियन. सो दिस इज योर सेकंड डेफिनेशन, मीडियन. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीडियन and then we'll see the definition. So again, let's try to understand by example. Let me give you example like this: 1, 2, 3, 4, 5. Let's say this probability is 0.1. This is 0.2. This is again 0.2. This is 0.3. And this is 0.2. And this is my x. This is my px. And now also I want to calculate one more thing. I want to calculate cumulative function fx. अब cumulative function कैसे calculate करते हैं? That we have already discussed in previous unit. Cumulative मतलब क्या कि अगर x इक्वल टू 1 के लिए मैं अगर f of 1 कैलकुलेट करता हूं तो मुझे 1 तक की सारी वैल्यू का एडिशन लेना है. If I am calculating f of 2, that means I need to take addition for first two terms. If it is f of 3, then I need to take addition of first three terms like this. So सबसे पहले f of 1 के लिए मेरा वैल्यू क्या बनेगा? Simply it will be 0.1, क्योंकि अभी तो एक ही वैल्यू है. Then what will be my f of 2? Capital F of 2. Capital F of 2 will be addition of first two value. That means 0.1 plus 0.2. तो f of 2 वैल्यू क्या बनेगा मेरा? 0.3. Then f of 3 will be 0.5, क्योंकि 0.3 में मुझे वापस से 0.2 ऐड करने हैं. Then f of 4 मतलब पहले चार टर्म का एडिशन. तो पहले तीन टर्म का तो ऑलरेडी यहाँ पर है मेरे पास 0.5, उसमें मुझे क्या ऐड करना है? 0.3. So 0.5 plus 0.3 will be 0.8, and last 0.8 plus 0.2 will be 1. तो लास्ट जो भी पॉइंट होगा उसके लिए टोटल फाइनल टोटल हमारा 1 बन जाएगा. सो दिस लास्ट रो इज योर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ये आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है. अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लिखा है? क्योंकि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके ही हमारा मीडियन वैल्यू कैलकुलेट होगा. अब मीडियन का लॉजिक ये है कि जिस किसी x वैल्यू के लिए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल F की वैल्यू 0.5 अचीव करती है, दैट x वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन वैल्यू. तो अभी हमको क्या देखना है कि f ऑफ x की वैल्यू 0.5 हो रही है कि नहीं. अगर हो रही है तो किसके x के लिए? तो इसमें यहाँ पर वैल्यू 0.1 है, फिर 0.3 और यहाँ पर 0.5. तो f ऑफ x की वैल्यू 0.5 किस x के लिए हो रही है? वो x हमें देखना है. किस x के लिए हो रही है? वो 3 के लिए. तो ये जो x इक्वल टू 3 है, दैट विल बी योर मीडियन. तो मीडियन का काफी सिंपल सा लॉजिक है. मीडियन मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए क्यूमुलेटिव फंक्शन f जो है उसका वैल्यू 0.5 हो. दैट मीन्स आई नीड टू टेक f ऑफ x इक्वल टू x फॉर विच the value of capital F is 0.5 या तो फिर 1/2. तो ये जो भी x मेरा बनेगा, that x will be my median, जिसको मैं किससे डिनोट करूंगा? कैपिटल M से. So here for this distribution my capital M will be 3. तो इस केस में मेरा मीडियन का वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा. अच्छा, इस केस में तो काफी इजी था बिकॉज कैपिटल F हमारा 0.5 बन रहा था. बट ये सवाल आप लोगों को होना चाहिए कि अगर सर 0.5 टोटल नहीं बना तो ये भी तो पॉसिबल है ना कि 0.5 के आसपास टोटल बन रहा हो. एग्जैक्टली 0.5 किसी पॉइंट के लिए ना बने. फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर दूं, ये 0.2 को अगर मैं चेंज करके कर दूं 0.3, तो ये टोटल मेरा क्या बन जाएगा? 0.6.
अब इसको 0.3 रखते हैं, इसको 0.1 कर देते हैं, क्योंकि टोटल तो फाइनली 1 ही होना चाहिए। तो अभी ये मेरा टोटल क्या बन गया, 0.6 प्लस 0.3, तो ये हो गया 0.9, एंड 0.9 प्लस 0.1, फाइनल हमारा टोटल 1 बन गया। अगर मान लो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता, तो इस केस में तो क्या है कि 0.5 टोटल तो कहीं पर नहीं बन रहा एग्जैक्टली किसी पॉइंट के लिए। तो जब ऐसा केस अगर हमारे पास हो तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें हमारे पास ये ऑप्शन है कि सबसे पहले ऐसा कोई पॉइंट फाइंड करो जिसके लिए टोटल 0.5 से कम हो। तो 0.5 से कम हो ऐसा टोटल किस पॉइंट के लिए बन रहा है, 2 के लिए। तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट एक्स के इक्वल टू 2। ये ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए टोटल जो है वो लेस देन 1/2 होगा। देन सिमिलरली अब ऐसा कोई पॉइंट फाइंड करो जिसके लिए कैपिटल एफ की वैल्यू जो है वो 0.5 से ज्यादा हो। तो एग्जैक्टली इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ जाएगा, 3, जिसके लिए टोटल जो है वो 0.6 है। तो उसे हम बोलेंगे एक्स के प्लस 1, जिसके लिए टोटल 1/2 से बड़ा हो, मतलब ग्रेटर देन 1/2। तो आप में से किसी को क्वेश्चन हो सकता है कि सर 1/2 से बड़ा टोटल तो इसके लिए भी है, 4 के लिए भी और 5 के लिए भी है, तो हमने ये वैल्यू क्यों कंसिडर नहीं किए। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि हमको दो जो पॉइंट लेने हैं वो दोनों पॉइंट कंसेक्यूटिव होने चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने चाहिए। तो पहला पॉइंट अगर आपको लेस देन 1/2 देता है तो उसके कंसेक्यूटिव जो तुरंत बाद आता है ना, वही पॉइंट हमको लेना है और वो ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए। ऐसे दो पॉइंट लेने हैं जो कंसेक्यूटिव भी हो और जिसमें एक के लिए वैल्यू लेस देन 1/2 हो और दूसरे के लिए वैल्यू ग्रेटर देन 1/2। तो हमारे केस में ऐसे दो पॉइंट्स कौन से बन रहे हैं, 2 एंड 3। तो अब ये जो दो पॉइंट हमको मिलेंगे इन दोनों का हमको क्या ले लेना है, एवरेज। तो एवरेज कैसे मिलेगा, एवरेज हम कैसे लेते हैं, दोनों वैल्यू को ऐड करके फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या बन जाएगा, इट विल बी 2.5। तो इसका मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेरा जो मीडियन वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, 2.5। सो दिस विल बी लॉजिक ऑफ मीडियन। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं मीडियन का लॉजिक। मीडियन का लॉजिक क्या है, मीडियन मतलब ऐसा एक्स का वैल्यू जिसके लिए कैपिटल एफ का वैल्यू 0.5 हो। तो एफ का वैल्यू 0.5 जिस किसी एक्स के लिए होता है वो एक्स आपका मीडियन बनेगा। अगर ऐसा कोई एक्स अवेलेबल नहीं हो जिसके लिए टोटल 0.5 होता है तो हमको क्या करना है, हमको दो पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। पहला पॉइंट जिसके लिए 0.5 से कम टोटल हो, दूसरा पॉइंट जिसके लिए 0.5 से ज्यादा टोटल हो। फिर उन दोनों एक्स वैल्यूज के लिए उसका एवरेज निकालना है। दैट एवरेज विल बी योर मीडियन। So this is the procedure of calculating median for a discrete distribution. ये तो किसके लिए बात की हमने, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। बट अगर कंटिन्यूअस होता तो कंटिन्यूअस में तो क्या होता है, जनरली हमारे पास इंटरवल होता है। लेट्स से वी हैव इंटरवल a to b। अब इस a to b में इसका मीडियन कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका मीडियन जो है वो यहां पर है कैपिटल M, तो यूजुअली होगा क्या, ए से लेके एम तक अगर आप कैपिटल एफ कैलकुलेट करोगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको 1/2 मिलेगी। और एम से लेके बी तक भी अगर कैलकुलेट करोगे तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1/2। क्योंकि अल्टीमेटली मीडियन का लॉजिक क्या है, मीडियन जो है वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, 0 से लेके 0.5 और 0.5 से लेके 1। जैसा अभी हम डिस्क्रीट के केस में भी देखा कि जो पॉइंट हमने देखा था वो पॉइंट कौन सा था, वो एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था, 0.5 से 1 तक का पार्ट और 0 से लेके 0.5 तक का पार्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस वाले केस में, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमको किससे मिलेगा, इंटीग्रेशन a टू, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा मीडियन m है तो a टू m fx dx। तो ये जो इंटीग्रेशन हुआ ये एग्जैक्टली क्या हो गया, हाफ पार्ट में डिवाइड हुआ, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। सिमिलरली अगर मैं m टू b fx dx कैलकुलेट करता हूं तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/2। तो ये m जो है ये ऐसी वैल्यू है जो डिस्ट्रीब्यूशन को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। अब ये दोनों में से किसी भी इंटीग्रेशन इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे m का वैल्यू मिल जाएगा। यहां पर m अपर बाउंड में है और यहां पर m जो है लोअर बाउंड में है। दोनों में से किसी को यूज करके मैं सॉल्व करूंगा, m का वैल्यू तो मुझे सेम ही मिलेगा। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल में हम m कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय सॉल्विंग आइदर दिस इक्वेशन और दी सेकंड वन।
तो कंटिन्यूअस में हमारा काम काफी इजी हो जाता है, उसमें हमको दो केसेस भी नहीं लेने पड़ेंगे, उसमें तो एग्जैक्टली m का वैल्यू हमको मिल जाएगा बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन इंटीग्रेशन a to m fx dx इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन। और ये मीडियन है क्या, उसका लॉजिक क्या है कि मीडियन जो है वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। दो इक्वल हिस्से मतलब 0 से 0.5 वाला पहला पार्ट और 0.5 से लेके 1 तक का दूसरा पार्ट। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ मीडियन। चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट्स द डेफिनेशन। सो फर्स्ट, for the discrete case, the definition is like this: the median is the point which divides the entire distribution in two equal parts. So if x equal to x is your median, then f of x will be what? 1/2। क्योंकि x अगर आपका मीडियन है तो उसके लिए क्यूमुलेटिव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2, क्योंकि वहां तक का डिस्ट्रीब्यूशन 0 से लेके 0.5 बनेगा। सो इफ x is your point for which f of x is equal to 1/2, then x is called median। अब दूसरा पार्ट कि अगर डायरेक्टली ऐसा कोई x अवेलेबल ना हो जिसके लिए f of x equal to 1/2 हो, then how we will calculate? We will find two points xk and xk plus 1 which are two consecutive points, जिसमें से xk के लिए कैपिटल F की वैल्यू लेस देन 1/2 होनी चाहिए, एंड फॉर f x plus 1 the value should be greater than 1/2। ऐसे जो भी दो वैल्यू मिलेंगे हम उन दोनों का फिर बाद में क्या करेंगे? एवरेज, एंड दैट एवरेज विल गिव यू मीडियन कैपिटल M। So this is the procedure for discrete random variable, and similarly if it is continuous random variable then there will be two integrations। पहला इंटीग्रेशन a to m जिसका भी वैल्यू 1/2 होगा, और दूसरा इंटीग्रेशन m to b जिसका भी वैल्यू 1/2 होगा। इन दोनों में से किसी भी एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करके we can get the value of m। So this is the definition and the process of calculating median for a probability distribution। अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो लेफ्ट वाला प्रोसेस, और अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो राइट वाला प्रोसेस यूजिंग इंटीग्रेशन। दिस विल बी मोर क्लियर व्हेन वी विल सी एग्जांपल्स। एग्जांपल में ये चीज और क्लियर हो जाएगी। सो दिस इज योर सेकंड टूल, मीडियन। अब इसके बाद थर्ड कौन सा था? जो 5 टूल हमने देखे थे उसमें तीसरा है मोड। सो लेट्स सी मोड। Now what is लॉजिक ऑफ मोड? मोड का काफी सिंपल सा लॉजिक है। मोड एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए द डिस्ट्रीब्यूशन विल हैव हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। मतलब पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में जिस x के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हाईएस्ट है उस x को हम क्या बोलेंगे? मोड। So the definition is very simple. The mode is the value of discrete random variable for which the probability is maximum। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ऐसा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है 1 2 3 4 5, if my x value is 0.1, this is 0.3, then this is 0.4, this is 0.1, and this is 0.1। so I have 5 values of x and 5 values of probability। अब इसमें मुझे मोड कैलकुलेट करने के लिए क्या ऑब्जर्व करना है कि ऐसा कौन सा x है जिसके लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हाईएस्ट है। तो मेरे पास ये जो 5 वैल्यूज हैं प्रोबेबिलिटी की, कैन समवन टेल मी व्हिच वन इज द हाईएस्ट? ये पांचों में से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? देख के बताओ व्हिच वन इज हाईएस्ट। संजना 0.1 कैसे हाईएस्ट हुआ? संजना, आर यू गेटिंग माय वॉइस? 0.1 कैसे हाईएस्ट हुआ? यस, निष्ठा सेज इट इज 0.4। राइट, ये जो 5 वैल्यूज है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 0.4। नाउ दिस 0.4 इज अकरिंग फॉर विच वैल्यू ऑफ x? वो x की किस वैल्यू के लिए है? x इक्वल टू 3 के लिए। देन x इक्वल टू 3 विल बी योर मोड वैल्यू। तो x इक्वल टू 3 हमारी मोड वैल्यू क्यों बना? क्योंकि उसके लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हाईएस्ट है। अब मान लो अगर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता तो 0.4 की जगह पे अगर मैं यहाँ पर 0.3 कर दूं और यहाँ पर अगर मैं 0.2 कर दूं, अब लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, दिस इज 0.3। यस, नाउ व्हिच वन इज हाईएस्ट? 5 जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की,
उसमें से हाईएस्ट कौन सी है? यस, इट इज 0.3। और ये 0.3 जो है वो किस x के लिए हो रही है? फॉर x इक्वल टू 2 ऑल्सो वी हैव 0.3 एंड फॉर x इक्वल टू 3 ऑल्सो वी हैव 0.3। दैट मीन्स हियर वी हैव टू वैल्यूज ऑफ मोड, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोड के एक से ज्यादा वैल्यू भी पॉसिबल हैं। अगर हाईएस्ट वैल्यू एक से ज्यादा x के लिए हो रही है तो वो सारे जो वैल्यू हैं वो सारे आपके मोड बन जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि मोड के लिए एक ही वैल्यू मिले, एक से ज्यादा भी पॉसिबल है। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट के लिए अगर कैलकुलेट करना हो तो वो तो काफी इजी है, सिर्फ हमको टेबल ऑब्जर्व करना है और टेबल में देखना है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट किस एक्स के लिए हो रही है। दैट्स इट, योर वर्क इज डन, आपको डायरेक्टली मोड मिल जाएगा। But in case of continuous, it is not that much easy because in continuous we don't have a table, we have a function। वहां पर हमको प्रोबेबिलिटी जो है वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स से मिलेगी। तो इस केस में मोड क्या हो जाएगा? इस केस में मोड एक्स मोड वैल्यू क्या हो जाएगी? मोड मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो मैक्सिमम हो। अब देख के तो कैसे पता चलेगा कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो किस एक्स के लिए मैक्सिमम होगा? तो इस केस के लिए हमको थोड़ा 12th का बैकग्राउंड चाहिए होगा। 12th में हम लोग फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया करते थे यूजिंग डेरिवेटिव। किसी को याद है वो डेरिवेटिव टेस्ट कि फंक्शन एफ एक्स के लिए मैक्सिमम मिनिमम कैसे मिलेगा? एनीवन कैन आंसर, अनम्यूट योर माइक एंड आंसर। फंक्शन एफ एक्स के लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल देते 12th में? किसी को याद है? एनीवन? हेनिल? हेनिल, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर। हेनिल याद आवे છે કઈ 12th માં? ના સર। ओके, तो चलो आप याद कर ही लिए। सी, अगर हमारे पास ऐसा कोई भी फंक्शन एफ एक्स है और हमको एक्स का वैल्यू चाहिए जिसके लिए कि एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम हो, तो उसके लिए हम लोग 12th में क्या करते थे? हम डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते थे, जिसका पहला स्टेप क्या था? दैट यू टेक फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ योर फंक्शन एफ एक्स, दैट मीन्स एफ डैश एक्स, देन यू इक्वेट दिस एफ डैश एक्स विद जीरो। तो ये एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो जो है वो एक इक्वेशन बनेगा। फिर हम इस इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से हमको क्या होगा कि x के वैल्यूज मिलेंगे। नाउ दीज वैल्यूज ऑफ x दे आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर इसके लिए एक और भी नाम था स्टेशनरी पॉइंट, जो भी नाम आप यूज करते हो 12th में। सो ये जो x के वैल्यू मिलेंगे बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, दे आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके लिए फंक्शन f की वैल्यू या तो मैक्सिमम हो सकती है या तो मिनिमम। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू वो कैसे पता चलेगा? फॉर दैट यू नीड टू यूज सेकंड डेरिवेटिव, जिसको हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे? विल फाइंड सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट एफ डबल डैश एक्स, एंड देन जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हमको यहां पर मिले हैं स्टेप नंबर 1 में, वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हम 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ डबल डैश एक्स में। नाउ केस नंबर 1 कि अगर मैंने क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू डाला एफ डबल डैश में और अगर एफ डबल डैश की वैल्यू मुझे नेगेटिव मिली लेस देन जीरो, तो उस केस में मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा उस पॉइंट एक्स के लिए? मैक्सिमम। और अगर क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर मुझे पॉजिटिव मिलती है, देन माय फंक्शन एफ एक्स विल बी मिनिमम। और अगर लकीली या अनफॉर्चुनेटली जीरो मिल गया एफ डबल डैश एक्स, then it will be saddle point, neither maximum nor minimum। so second derivative test कैसे अप्लाई करना है कि क्रिटिकल पॉइंट जो है उसकी वैल्यू डबल डेरिवेटिव में ऐड करो और फिर चेक करो कि उसका साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव साइन है तो फंक्शन एफ मिनिमम हो जाएगा, अगर नेगेटिव साइन है तो मैक्सिमम। तो ये जो डेरिवेटिव टेस्ट आप लोगों ने 12th में पढ़ा था, ये टेस्ट हमको अप्लाई करना पड़ेगा टू कैलकुलेट मोड। क्योंकि मोड मतलब क्या है? ऐसी एक्स की वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स मैक्सिमम हो।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे फंक्शन एफ का, उसको 0 से इक्वेट करेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट में से हम ऐसे पॉइंट ही कंसीडर करेंगे जिसके लिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव, क्योंकि हमको तो मैक्सिमम चाहिए। तो ऐसे जितने भी एक्स हमको मिलेंगे जिनके लिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, वो सारे वैल्यू हमारे मोड बनेंगे, क्योंकि उन सब के लिए एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। So definition of mode for continuous random variable will be like this. So the mode of continuous random variable x is given by this process f dash x equal to 0. पहले ये equation से critical points calculate करो, then substitute your critical points in the second derivative, and if your second derivative value is negative, then such x value is called mode. तो ऐसे इंटरवल a to b में जितने भी मोड पॉसिबल हैं वो हमको इस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मिल जाएंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग मोड इफ योर वेरिएबल इज कंटिन्यूअस। तो ये मोड का डेफिनेशन है। अगर डिस्क्रीट है तो डायरेक्टली टेबल को ऑब्जर्व करके मोड पता चलेगा, और अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है देन वी नीड टू अप्लाई डेरिवेटिव टेस्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड। सो दिस इज आवर थर्ड टूल, मोड। सो आफ्टर मोड व्हाट वाज द फोर्थ टूल? चौथा टूल क्या था? चौथा टूल था बिफोर फोर्थ टूल देयर इज वन इंपॉर्टेंट नोट टू रिमेंबर। ये एक इंटरेस्टिंग नोट है दैट इफ फॉर एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन, द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड द वैल्यू ऑफ मोड आर सेम, मतलब तीनों का वैल्यू अगर सेम मिलता है किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, then this kind of probability distribution is called symmetric distribution. तो ये symmetric distribution का definition है। symmetric distribution किसे बोलेंगे? ऐसा probability distribution जिसके लिए mean, median और mode तीनों का वैल्यू सेम मिले, that will be symmetric distribution. So after this note, let's see fourth tool, geometric mean. Now what is geometric mean? तो ये ज्योमेट्रिक मीन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जी से, और ये कैपिटल जी जो है वो कैलकुलेट कैसे होगा? उसका फॉर्मूला ये है, कैपिटल जी इज इक्वल टू, नाउ ज्योमेट्रिक मीन इज एक्चुअली गिवन बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ log x, and not just expected value, it is actually e power expected value of log x. So this is the formula of calculating g. अच्छा, इस फॉर्मूला को e पावर के फॉर्म में रखने की बजाय इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इफ आई ट्रांसफर दिस e ऑन लेफ्ट हैंड साइड देन इट विल कन्वर्ट टू log, तो ये log बन जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा? log g is equal to, now it is expected value of log x. तो इस केस में हमको क्या करना है कि x की बजाय हमको log x का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। अब कोई मुझे बता पाएगा what is the formula of expected value for any function phi of x? ये अभी हमने देखा था मीन के डेफिनेशन में। प्लीज अनम्यूट माइक एंड आंसर, what is the formula for e of phi of x? प्लीज अनम्यूट माइक एंड आंसर। इसका फॉर्मूला क्या था? Anyone? Okay, let me ask someone. Disha Gadia, please unmute your mic. Disha, are you there? Disha? Okay, let's ask someone else. Okay, Disha says mic is not working. Okay, no problem, Disha. Let's ask Parthiv. Parthiv, please unmute your mic. Yes, sir. पार्थिव, अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला देखा था एक्सपेक्टेड वैल्यू का, वो क्या था? Phi of x into p of x. Correct. It is Sigma summation. phi of. Yes, phi of x into
P of x, right? P of Now, x. Parthiv, in this case, this phi of x is actually log x. ये phi of x जो है वो हमको क्या दिया गया है? Log x. तो अगर मुझे phi of x equal to log x लेना है तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा इसका log g का? It is summation. Summation log Correct. x It is into P of x. log x into P of x. Correct. So this is summation log x into P of x. This is the expected value of log x, where x is your random variable. तो अगर मैं random variable x की जगह पे log x के लिए expected value calculate करता हूं, then this will be the value of log g. और फिर मुझे क्या करना है कि ये जो भी expected value मिली है उसे मुझे e के पावर में ट्रांसफर करना है. Then that will give me the value of geometric mean. तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू किस फार्मूला से मिलेगी मुझे? कैपिटल G इज इक्वल टू ई पावर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉग एक्स. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है उसका तो फार्मूला है समेशन लॉग एक्स इंटू पी ऑफ एक्स. तो पहले वो कैलकुलेट करो, फिर उस वैल्यू को ट्रांसफर करो ई की पावर में. वट एवर आंसर यू विल गेट दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. तो ये ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है उनकी दोनों के सिंपल से फॉर्मूला है. एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला उसमें यूज होगा बट विथ अ चेंज. तो इस केस में हम क्या करेंगे? x को हम रिप्लेस करेंगे log x से फॉर इन ज्योमेट्रिक मीन. तो ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है. फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल द ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल G इज गिवन बाय log g इज इक्वल टू expected value of log x. And how we can calculate expected value of log x? जैसा अभी पार्थिव ने बोला, it is summation of log x into px. तो उस केस में हम x को मल्टीप्लाई करने की बजाय log x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे p of x को, and then we'll take the total. So this is called expected value of log x. और फिर ये जो भी है log x into px की वैल्यू मिलेगी उसको हम e के पावर में ट्रांसफर करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ g. क्योंकि ये किसका वैल्यू मिलेगा? log g का. हमको तो अल्टीमेटली g का वैल्यू चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? g इज इक्वल टू, इफ वी ट्रांसफर log ऑन अदर साइड इट विल कन्वर्ट टू एक्सपोनेंशियल. इट विल बी e पावर ऑफ expected value of log x. So whatever value you get here, you substitute in the power of e. So this is your geometric mean for discrete case. Similarly for continuous case, it will be again log g is equal to expected value of log x, which is integration minus infinity to infinity. और x की जगह पे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? log x. So log x into f of x dx. So this will be your expected value of log x. फिर ये जो भी वैल्यू मिले इसको हमें e के पावर में ट्रांसफर कर देना है. इस वैल्यू को यहाँ पर ट्रांसफर करना है e की पावर में here. So that will give you value of g, the geometric mean for continuous random variable. So this is your geometric mean. And similarly, the last definition is harmonic mean. So harmonic mean is this. So in geometric mean, what we were doing, we were replacing x by log x. Similarly, in harmonic mean, we will replace x by 1 upon x. तो इसमें हम क्या करेंगे? हार्मोनिक मीन जो है we will represent it by h, और 1 upon h जो है वो इस तरह से डिफाइन होगा. 1 upon h is equal to, it is the expected value of 1 by x. और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? e of x is equal to summation x into px. तो e of 1 by x क्या हो जाएगा? x की जगह पे हमको 1 by x लेना पड़ेगा. So it will be summation 1 upon x into px. This will be your expected value of 1 by x. तो ये जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगा 1 by x के लिए, that will be the value of 1 divided by h. बट फाइनली हमको तो h का वैल्यू चाहिए होगा. तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा? h का वैल्यू क्या होगा? जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको मिलेगा 1 by x का, उसको उसका रेसिप्रोकल ले लो, e of 1 by x. So you divide that value with 1 divided by e of 1 by x. So that will be your value of h. तो इस केस में क्या करेंगे? हार्मोनिक मीन के लिए हम x की बजाय 1 by x का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे और उस एक्सपेक्टेड वैल्यू को 1 के डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे. दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन. नाउ दिस इज केस फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. सिमिलरली फॉर कंटिन्यूअस इट विल बी 1 upon h इज इक्वल टू, अगेन सेम वही एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है, बट x की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर भी 1 by x. और ये जो भी इंटीग्रेशन का वैल्यू मिलेगा उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे 1 upon. तो वो बन जाएगा हमारा h का वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन.
So this is the definition of HM, harmonic mean. So we have discussed 5 tools now for calculating central tendency. पहला tool था mean, second is median, third is mode, fourth one is geometric mean, and fifth one is harmonic mean. Now in these 5 definition, is there any doubt? किसी को कोई भी डाउट है ये पांचों डेफिनेशन में? क्योंकि इसके बाद अभी इसका एग्जांपल ट्राई करेंगे एक. So if the definitions are clear, then we are good to go. For example, any doubt? Please comment in chat box. क्या किसी भी डेफिनेशन में डाउट है किसी को? Please respond so I can know that you are clear with this. Henil, please respond. Henil, clear છે? Yes, sir. Okay. What about others? Niyati, please respond. Is it clear? Yes, sir. Okay. Parthiv, is it clear? Yes, sir. Okay. So if it is clear to all, then please respond in chat box so we can move forward. Okay, so since it is clear now, let's move to example. Actually, ये central tendency के बाद I wanted to discuss measure of dispersion, जो B batch में already discuss हो चुका है. But since Parthiv has requested to get less theory part, तो इतने definition के बाद उसका एक example try कर लेते हैं. Then we'll go with measure of dispersion, क्योंकि फिर ज़्यादा theory हो जाएगा आज के सेशन के लिए. So let me directly go to first example. Let's not take dispersion. So let me skip dispersion and let's come to first example. So this is my first example. Yeah, is it visible on screen? Please reply. Anil, visible છે example screen ઉપર? Sir. No, sir. Okay. Okay, now I think it should be visible. Yes, sir. So this is example number 26, because in previous session the last example was 25, so that's why I'm continuing from there. So it is example 26, and this is based on the theory part which we have discussed, the measure of central tendency, जिसमें 5 टूल हमने देखे थे, वो पांचों के पांचों इस एग्जाम्पल में हैं. So what is your question here? For the following probability distribution for discrete random variable, find mean या तो फिर expected value, second median, third is mode, fourth is geometrical mean, and fifth is harmonic mean. So let's try to calculate one by one. First, let's start with mean या फिर expected value. So what was the formula of expected value? Expected value का formula क्या था? Summation x into p of x. If I want to calculate expected value of x, तो मुझे क्या लेना है? Summation x into px. अगर मुझे किसी फंक्शन phi of x का expected value चाहिए, e of phi of x, तो मैं क्या लूंगा? Summation phi of x into p of x. अगर मुझे log x का expected value चाहिए, तो मैं लूंगा summation log x into px. अगर मुझे 1/x का expected value चाहिए, then I will take summation 1/x into px.
तो जिसका भी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है p ऑफ x से और फिर मुझे समेशन ले लेना है। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब यहां पर हमको पूछा गया है मीन मतलब डायरेक्टली x की एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो x की एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, समेशन x इंटू पी ऑफ एक्स। अब समेशन मतलब क्या है कि x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सबको p ऑफ x से मल्टीप्लाई करके फिर सबका टोटल करना है। तो x के पॉसिबल वैल्यू कितने हैं यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5। अब उनको पहले हम p ऑफ x मतलब कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे फिर उनका टोटल करेंगे। तो लेट्स मल्टीप्लाई फर्स्ट। सबसे पहले 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.2 से। सो 1 इंटू 0.2 प्लस सेकेंड के लिए 2 इंटू 0.1 प्लस 3 इंटू 0.1 प्लस 4 इंटू 0.3 प्लस 5 इंटू 0.3। तो पांचों मल्टीप्लीकेशन आ गए और पांचों का एडिशन भी। तो ये पांचों का टोटल क्या बन जाएगा, टोटल विल बी 3.4। तो ये 3.4 जो वैल्यू हमको मिली, ये क्या मिली हमको, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, या फिर इसको हम मीन वैल्यू भी बोलेंगे, मीन। सो द मीन वैल्यू ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 3.4। नाउ लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज मीडियन। अब मीडियन क्या है, मीडियन के लिए हमको ऐसा एक्स का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए क्यूमुलेटिव फंक्शन एफ जो है उसका टोटल 0.5 हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा काम आसान हो इसलिए पहले क्यूमुलेटिव फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी टेबल के नीचे एफ की वैल्यूज निकाल लेते हैं। लेट्स से कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नाउ x इक्वल टू 1 के लिए कैपिटल F की वैल्यू क्या बनेगी, 0.2, क्योंकि एक ही वैल्यू का एडिशन होगा। देन व्हाट इज कैपिटल F फॉर x इक्वल टू 2, उसमें दो वैल्यू का एडिशन करना पड़ेगा, 0.2 प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा 0.3। सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 3 द टोटल विल बी 0.4, फॉर x इक्वल टू 4 द टोटल विल बी 0.4 plus 0.3 it is 0.7, and for last it is 0.7 plus 0.3, so it is 1. So this is the value of capital F. अब मीडियन के लिए मुझे क्या देखना है कि x का कोई ऐसा वैल्यू जिसके लिए कैपिटल F का वैल्यू 0.5 हो। अगर डायरेक्टली ऐसा कोई वैल्यू मिल जाता है देन द वर्क इज डन, मीडियन मिल गया हमको। इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन हम दो ऐसे पॉइंट निकालेंगे जिसमें से एक के लिए f का वैल्यू 0.5 से कम हो और दूसरे के लिए f का वैल्यू 0.5 से ज्यादा हो, और फिर उन दोनों का हम एवरेज निकालेंगे और उस केस में वो हमारा मीडियन बनेगा। सो इन दिस केस एज वी कैन सी देयर इज नो डायरेक्टली नो x वैल्यू अवेलेबल फॉर विच f ऑफ x इक्वल टू 0.5। ऐसा कोई डायरेक्ट वैल्यू अवेलेबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर टोटल 0.4 हो रहा है, उसके बाद डायरेक्टली 0.7, मतलब 0.5 तो बीच में कहीं चला गया। तो 0.5 डायरेक्टली अवेलेबल तो है नहीं किसी x के लिए। तो इस केस में हमें दूसरा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। दूसरा प्रोसेस क्या था कि दो ऐसे कंसेक्यूटिव पॉइंट निकालो जिसमें से एक का टोटल 0.4 हो, या सॉरी 0.5 से कम हो, और एक का टोटल 0.5 से ज्यादा हो। तो ऐसे दोनों पॉइंट कौन से हो जाएंगे, क्या कोई मुझे बता पाएगा बाय ऑब्जर्विंग टेबल? कैपिटल एफ के वैल्यू तो अवेलेबल है ऑन योर स्क्रीन, तो वो देख के मुझे बताओ ऐसे कौन से दो कंसेक्यूटिव वैल्यू हैं जिसमें से एक के लिए कैपिटल एफ का वैल्यू 0.5 से छोटा हो और एक के लिए 0.5 से बड़ा हो। प्लीज रिस्पॉन्ड। ऐसे कौन से एक्स के वैल्यू दिख रहे हैं आपको टेबल में? आइदर अनम्यूट माइक एंड आंसर और यू कैन कमेंट इन चैट बॉक्स ऑल्सो। Yes, Disha says 2 and 3. Why Disha it is 2 and 3? क्योंकि चलो 2 के लिए तो माना कि टोटल 0.3 है, तो वो तो 0.5 से छोटा हुआ, बट 3 के लिए टोटल 0.4 है ना, वो 0.5 से बड़ा होना चाहिए था। हमको ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉइंट लेने हैं जिसके लिए टोटल 0.5 से कम और 0.5 से ज्यादा हो। यस, सो 2 and 3 जो है दैट वोंट बी पॉसिबल, 3 and 4 विल बी पॉसिबल, क्योंकि 3 के लिए टोटल 0.4 है और 4 के लिए टोटल 0.7 है। तो इस केस में हमारे पॉइंट 0.4 और 0.7 यानी कि 3 and 4 होंगे, और 3 और 4 का अगर एवरेज निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3.5। सो इन दिस केस योर मीडियन वैल्यू विल बी 0.5। सो f of 3 is 0.4 which is less than 1/2 and f of 4 is 0.7 which is greater than 1/2. That's why your median will be
average of 4 and 3, which is 3.5. So this way we will calculate median. Is it clear why median is 3.5? दिशा, ये clear है क्यों हमने 3 और 4 लिया? दिशा? Yes, sir. Okay. Then next, third one is mode. So let's calculate mode. Yes, now for mode, for discrete distribution it is very easy to calculate mode. हमको सिर्फ क्या देखना है कि पूरे जो टेबल है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो किसके लिए है. सो अगेन टेबल इज देयर ऑन योर स्क्रीन. ऑब्जर्व योर टेबल एंड टेल मी फॉर विच एक्स वैल्यू द पी ऑफ एक्स इज हाईएस्ट. ऐसे कौन से एक्स वैल्यू हैं जिनके लिए पी ऑफ एक्स जो है वो हाईएस्ट हो. प्लीज कमेंट इन चैट बॉक्स. किसके लिए हाईएस्ट वैल्यू दिख रहा है आपको टेबल में? Yes, 4 and 5, because for x equal to 4 the probability value is 0.3 and again for x equal to 5 the probability value is 0.3. तो दोनों के लिए हाईएस्ट है. So this x equal to 4 and x equal to 5 both will be your mode. ये 4 और 5 दोनों क्या बन जाएंगे आपके मोड. तो इस केस में मोड के वैल्यू एक से ज्यादा मिल रहे हैं. So this is your question number 3. Now based on these 3 values, let me ask a question to you. क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है? हमने मीन, मीडियन, मोड तीनों कैलकुलेट कर लिए. तीनों के आंसर्स आपने अभी स्क्रीन पर देखे. तो वो देख के मुझे बताओ क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है? Yes, Parthiv says no. Why it is not symmetric, Parthiv? Yes, Parthiv. Yes, all answers are not equal because symmetric के लिए क्या होना चाहिए? मीन, मीडियन, मोड तीनों के वैल्यू सेम होने चाहिए. But since we have different values here, this distribution is not symmetric. वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, but just for understanding that this is not symmetric. Now let's come to fourth question. Fourth question is geometric mean. How we can calculate geometric mean? Geometric mean will be given by log g equal to expected value of log x. और expected value log x का कैसे निकालेंगे? It will be summation log x into px. तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? log x का वैल्यू पहले हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि x और p of x तो हमारे पास टेबल में है, बट वो जितने भी x के वैल्यू हैं टेबल में उनका log x वैल्यू पहले हमको निकालना पड़ेगा, तब जाके हम वो कैलकुलेशन कर पाएंगे. सो लेट्स क्रिएट वन मोर टेबल जिसमें log x का वैल्यू भी हम मेंशन कर देंगे. सो दिस इज योर टेबल. So first row is your x value, second row is your probability value, and third row is log x. So log 1 is 0, log 2 is 0.693, log 3 is 1.099 and so on. तो हमको log x के पांचों वैल्यू मिल गए. अब हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू जो निकालना है e of log x, वो कैसे निकालना है? इट विल बी समेशन ऑफ log x into px. मतलब जो log x की सारी वैल्यूज हैं उनको प्रोबेबिलिटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फिर हमको टोटल करना है. तो चलो एक के बाद एक मल्टीप्लाई करते हैं. पहला मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा? फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन विल बी 0 इंटू 0.2, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. सो 0 इंटू 0.2 विल बी 0. सेकंड log 2 इंटू p of 2, मतलब 0.693 इंटू 0.1. तो 0.693 इंटू 0.1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 0.069. सिमिलरली थर्ड मल्टीप्लिकेशन विल बी दिस, फोर्थ मल्टीप्लिकेशन विल बी दिस and fifth multiplication is this. पांचों multiplication directly यहाँ पर लिखे हैं. And then finally let's take the total. तो ये पांचों का टोटल क्या बन गया? 1.078. बट ये तो हमको किसकी वैल्यू मिली? इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ log x. नाउ दिस इज नॉट वैल्यू ऑफ g, ये तो log g की वैल्यू है. g के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमको मिली इसको एक्सपोनेंशियल में डालना पड़ेगा e के पावर में. सो g इक्वल टू क्या हो जाएगा? e टू दी पावर 1.078, और e टू दी पावर 1.078 की वैल्यू मिलेगी 2.938. सो फाइनली द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज एक्चुअली 2.938.
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू है. नाउ फाइनली लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, हार्मोनिक मीन. अच्छा, वैसे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोसेस काफी सिंपल सा है. ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं, log x का एक्सपेक्टेशन निकाल के फिर उसको e के पावर में लेके गए, और हार्मोनिक मीन में क्या करेंगे, 1/x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे. सो फॉर हार्मोनिक मीन इट विल बी लाइक दिस. उसके लिए हमको 1/x का वैल्यू चाहिए होगा, तो पहले उसका टेबल बना लेते हैं 1/x का. तो 1/x का पहला वैल्यू क्या बनेगा, 1/1 विल बी 1, then 1/2 will be 0.5, 1/3 will be 0.33, 1/4 will be 0.25 and 1/5 will be 0.2. तो ये पूरा जो है 1/x का वैल्यू बन गया. अब 1/x के जो वैल्यू हैं उनको हमें प्रोबेबिलिटी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट दी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x. तो चलो 1/1 सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं. पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो क्या बनेगा 0.2. Then 0.5 into 0.1 will be 0.05, 0.33 into 0.1 will be 0.033, then the next multiplication will be 0.075 and the last multiplication will be 0.06. तो ये पांचों मल्टीप्लिकेशन अगर उनको ऐड करें then the value will be 0.418. तो ये 0.418 किसकी वैल्यू हुई, it will be the expected value of 1/x. बट ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x है ये हमको 1/h का वैल्यू देगा, ना कि h का. तो h का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू का हम रेसिप्रोकल निकालेंगे 1/0.418. तो अगर 1/0.418 करते हैं देन कैपिटल H विल बी दिस 2.390. सो दिस 2.390 इज योर हार्मोनिक मीन. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल H. So finally, for this distribution, we have calculated all the 5 values: mean, median, mode, geometric mean, and harmonic mean. Is this example clear to all? क्या ये example सबको clear है? How we have calculated all 5 values? इसमें किसी को कोई doubt है? Please respond in chat box. Is there any doubt in this example? Okay, so since you have no doubt, then let's take one example which is based on these 5 values but with continuous random variable. Continuous random variable के लिए एक example देखते हैं. Okay, there is one example here, example 30. Yes, this is example 30. अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सीधे 25 के बाद या 26 के बाद ये 30 एग्जाम्पल कैसे आ गया, क्योंकि 26 के बाद जो 27, 28 एग्जाम्पल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन. जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया बिकॉज थियरी पार्ट आज हमको वहां तक ही रखना था. तो 27, 28 एग्जाम्पल्स जो हैं दे आर बेस्ड ऑन मेजर ऑफ डिस्पर्जन. तो वो नेक्स्ट सेशन में जब हम डिस्कस करेंगे उसके बाद वो एग्जाम्पल देखेंगे. नाउ दिस इज एग्जाम्पल 30. अब इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सेकंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, थर्ड वन इज हार्मोनिक मीन, फोर्थ वन इज मीडियन एंड फिफ्थ वन इज मोड. अब इसके बाद 3 क्वेश्चन और हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, सॉरी मीन डेविएशन, MD मीन डेविएशन. अब ये तीनों चीजें ऐसी हैं वो हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन वाला टॉपिक, थियरी टॉपिक डिस्कस कर ले. तो ये 38th क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे बट ओनली टिल क्वेश्चन नंबर 5. 6, 7, 8 जो है दैट विल सी लेटर, जब नेक्स्ट सेशन में दूसरा थियरी पार्ट डिस्कस कर लेंगे उसके बाद.
So let's solve this question for first 5 values. So what is your question? If this is your density function for continuous random variable x, then first question is find the value of k. Now ऐसे k वैल्यू वाले तो हम बहुत एग्जांपल कर चुके हैं. ये कैसे मिलेगा k का वैल्यू? Using the property of density function. Density function का property क्या है? That if I take integration of function fx from minus infinity to infinity, then this integration value is always equal to 1. Now, how your function fx is defined here? Function fx is like this. Between 0 to 1, your function fx is given by this, k times x into 1 minus x. And 0 से 1 के अलावा बाकी सारे x के लिए the function fx is actually having 0 value. तो बाकी सारे मतलब इसमें कौन कौन से इंटरवल आ गए? फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0, उसमें वैल्यू 0 है. देन बिटवीन 0 टू 1, fx is given by this k times x into 1 minus x. And between 1 to infinity, again the function value is 0. और जिसके लिए फंक्शन वैल्यू 0 होता है उसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाता है? 0. तो ये माइनस इंफिनिटी टू 0 और 1 टू इंफिनिटी, ये दोनों इंटीग्रेशन तो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएंगे. सो वी विल नॉट कैलकुलेट देम. तो डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? 0 टू 1 में. तो आपका इंटीग्रेशन 0 टू 1 में कुछ इस तरह से मिलेगा. 0 टू 1, और 0 टू 1 में fx का वैल्यू क्या है? k टाइम्स x 1 माइनस x इंटू dx. नाउ k इज कांस्टेंट वैल्यू, सो लेट्स ट्राई टू इंटीग्रेट x इंटू 1 माइनस x. x into 1 minus x को अगर मल्टीप्लाई करें वो बन जाएगा x minus x square. Now the integration of x will be x square by 2 and integration of x square will be x cube by 3. So the integration will be like this. Okay, let me remove this handwriting first. So the integration will be like this, k times x square by 2 minus x cube by 3. Now for lower limit both the terms will be 0. And for upper limit it will be 1 by 2 minus 1 by 3. So it will be k times 1 by 6. So finally k value will be 6. तो जब भी डेंसिटी फंक्शन के लिए k का वैल्यू निकालना हो, we'll use this property. और ऐसे बहुत एग्जांपल हम कर भी चुके हैं in previous unit. So this is answer of your first question, the value of k. तो finally k का वैल्यू हमको क्या मिला? 6. Now second question is expected value of x. अब कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे मिलेगा? इट इज इंटीग्रेशन x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. वहां पर समेशन x इंटू पी एक्स था, यहां पर क्या होगा? इंटीग्रेशन x इंटू एफ एक्स. अब अगेन द लिमिट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 1 टू इन्फिनिटी, वो दोनों इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएंगे बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज 0. तो फाइनली इंटरवल कौन सा बचेगा? सिर्फ 0 टू 1. So it will be x into f of x क्या है हमारा? kx into 1 minus x. But the value of k is 6 now. So it will be 6x into 1 minus x dx. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो फंक्शन क्या बनेगा? 6 is constant. It will be x square minus x cube. तो अभी हमको इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना है? x square minus x cube का. So integration of x square will be x cube by 3 and integration of x cube will be x power 4 by 4. दोनों का अगर इंटीग्रेशन करें then integration will be this, 6 into x cube by 3 minus x power 4 by 4 and again the limit is 0 to 1. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1 डिवाइडेड बाय 2. तो दूसरा जो क्वेश्चन है मीन की वैल्यू हमको क्या मिली? 1 by 2. मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू. सो द आंसर इज 1 डिवाइडेड बाय 2. नाउ लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन, हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन के बाद हमको मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है. पहले हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? हार्मोनिक मीन इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 by x इंटू एफ ऑफ एक्स. एक्स को किससे रिप्लेस करना है हमको? 1 by x से. और वो जो वैल्यू मिलेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 by x का, वो हमारा 1/h का वैल्यू होगा. फिर उसको उल्टा करके रेसिप्रोकल करके हमको h मिल जाएगा. So how we will calculate harmonic mean? The formula will be this: 1/h is equal to minus infinity to infinity 1/x into f of x. x की जगह पे हम क्या रखेंगे? 1/x. अब अगेन यहाँ पर भी इंटरवल सिर्फ 0 से 1 तक ही मिलेगा, बाकी सारे इंटीग्रेशन के लिए तो 0 वैल्यू मिलेगा. सो अगेन इंटीग्रेशन 0 to 1 1/x into fx का वैल्यू क्या है? 6x into 1 minus x.
So here x will get cancelled and 6 is constant term, तो बाकी बचेगा क्या, सिर्फ 1 minus x, और 1 minus x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x minus x square by 2, and by applying limit the answer will be 3. अब ये 3 जो है ये किसकी वैल्यू हुई, 1/h की, हमको तो h का वैल्यू चाहिए था, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट मींस 1 divided by 3. So this 1 divided by 3 is your harmonic mean. So this is answer of your third question. Now let's come to fourth question, median. अब ये मीडियन क्या था, मीडियन मतलब एक ऐसा x का वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करे, मतलब पहला हिस्सा जिसके लिए भी टोटल 1/2 हो और दूसरा हिस्सा जिसके लिए भी टोटल 1/2 हो। तो डिस्क्रीट वाले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, कैपिटल F देख रहे थे और उसमें हम टोटल देख रहे थे कि किस x के लिए टोटल 0.5 है और वो x जो है वो हमारा मीडियन बन रहा था। बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन से m का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से m तक का जो टोटल है वो 1/2 हो जाएगा, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमको m का वैल्यू मिल जाएगा। सो इट विल बी ओके, देयर इज वन mistake here, it is not 1/x, it should be only x, not 1/x. This is not available, it should be only f of x, क्योंकि ये तो हार्मोनिक मीन वाला कंडीशन है 1/x. So simply there will be f of x, so it will be minus infinity to m, but again minus infinity to 0 वाला इंटरवल, तो उसके लिए तो वैल्यू 0 है, तो बचा क्या, सिर्फ 0 to m, और फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या है, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू है 6x into 1 minus x. नाउ अगेन 6 इज कांस्टेंट, तो बचेगा क्या, सिर्फ x minus x square, और x minus x square का इंटीग्रेशन हो जाएगा x square by 2 minus x cube by 3 and the limit is 0 to m. तो अपर लिमिट के लिए तो m अप्लाई करना है, लोअर लिमिट के लिए दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, सो अपर लिमिट के लिए ये वैल्यू बनेगा 6 into m square by 2 minus m cube by 3 is equal to 1/2. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 3m square minus 2m cube is equal to 1/2, and further simplification will give you this 6m square minus 4m cube minus 1 is equal to 0. Now this is a cubic polynomial. Now cubic polynomial के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, that you know very well from your 9th and 10th standard. अगर किसी को याद ना हो तो मुझे बताना, हम उसके लिए सेपरेटली कभी बात करेंगे पर्सनली, बट इसको हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड या फिर टेबल मेथड जो है उसको यूज करके इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं, एंड इफ यू कैलकुलेट द रूट्स देन द वैल्यू ऑफ रूट्स विल बी लाइक दिस, m इक्वल टू, इसके 3 रूट मिलेंगे, 1/2, देन 1/2 प्लस और माइनस अंडर रूट 3/2, मतलब एक रूट मिला 1/2, दूसरा रूट 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 और तीसरा रूट 1/2 माइनस अंडर रूट 3/2. अब ये जो दूसरे दोनों वैल्यू हैं 1/2 प्लस और माइनस अंडर रूट 3/2, इन दोनों की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 पॉइंट समथिंग. अगर आप उसको सिंप्लीफाई करके देखोगे देन दी वैल्यू विल बी 1 पॉइंट समथिंग, और हमारा जो मीडियन है वो तो 0 से 1 के बीच में ही मिलेगा, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू सिर्फ 0 से 1 के बीच में ही है, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू है दैट कैन बी योर मीन. 1 से बड़ी वैल्यू वी कैन नॉट एक्सेप्ट एज मीन बिकॉज इट इज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ योर फंक्शन एफ एक्स. तो इन तीनों में से हमारे लिए एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी है, सिर्फ एक ही, 1/2. सो सिंस द अदर टू वैल्यूज आर मोर देन 1, द वैल्यू ऑफ मीडियन विल बी 1/2. तो फाइनली हमको मीडियन का वैल्यू क्या मिला, 1/2. सो दिस इज योर मीडियन. एंड नाउ फाइनली लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, मोड. अब मोड जो है उसका लॉजिक क्या था, मोड इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच प्रोबेबिलिटी इज हाईएस्ट. तो डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वाला एग्जांपल था उसमें तो काफी इजी था, बाय ऑब्जर्विंग टेबल यू कैन गिव आंसर बिकॉज यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट विच वैल्यू इज हाईएस्ट. बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस यू नीड टू अप्लाई दैट डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें वो डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा. सो लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट मोड फॉर दिस एग्जांपल. So mode is the value of x for which f of x is maximum. So first we'll take f dash x
और हम देखेंगे कि किस x के लिए सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0। सो फर्स्ट एफ डैश एक्स, तो ये फंक्शन जो है 6x इंटू 1 माइनस एक्स, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा 6 माइनस 12x। तो इसको अगर हम 0 से इक्वेट करें 6 माइनस 12x इक्वल टू 0, तो इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट बनेगा x इक्वल टू 1/2। अब हमको ये देखना है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमको नेगेटिव देगा कि नहीं। तो अगर हम फंक्शन एफ एक्स का सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो सेकंड डेरिवेटिव का खुद का ही वैल्यू बन रहा है -12। अब अगर मैं इसमें x इक्वल टू 1/2 सब्स्टिट्यूट भी करूं तो भी मेरा वैल्यू तो -12 ही रहेगा। दैट मीन्स फॉर x इक्वल टू 1/2 माई सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव। तो सिंस माई सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, दिस क्रिटिकल पॉइंट विल गिव मी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए मिल रहा है, x इक्वल टू 1/2 के लिए। Therefore, the mode value is 1/2 because this function f(x) gets maximum value for x equal to 1/2. That's why the mode value is 1/2. तो हमने पांचों क्वेश्चन के आंसर देखे, के का आंसर देखा, देन वी कैलकुलेटेड मीन वैल्यू, देन हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। नाउ आफ्टर दिस कैन समवन टेल मी इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक और नॉट? क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है? क्योंकि मीन, मीडियन, मोड तीनों के वैल्यू हमने देखे इस क्वेश्चन में। तो तीनों के वैल्यू देख के क्या लगता है, इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक? प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक लग रहा है? In the previous example, I think Parthiv gave answer that it is not symmetric. So now I'm expecting someone else to answer. वैसे अगर याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, m का वैल्यू जो है मीडियन, मीन का वैल्यू वो हमको 1/2 मिला था, मीडियन का वैल्यू भी हमको 1/2 मिला था, और मोड का वैल्यू भी हमको 1/2 मिला है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है? Yes, please respond in chat box, or either you unmute your mic and respond. Okay, let me ask someone. Kishan, please unmute your mic. Kishan Bhalodi. Yes, sir. શું ક્વેશ્ચન આ સિમેટ્રિક થાય કે ન થાય? Yes, sir. It is Yes. symmetric Why it is symmetric, Kishan? because all three answers are equal. Yes, all three values are same, mean, median and mode. તો પછી આન્સર કેમ નો આપ્યો ચેટ બોક્સમાં કિશન તે? Okay, so as Kishan said, all three values are same. That's why this distribution is symmetric distribution. So this is the example for continuous case. Now after this, whatever further examples we have, they are involving values of variance, standard deviation and other quantities which are related to measure of dispersion. तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके भी 3 टूल हैं कैलकुलेट करने के, वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, देन विल सी एग्जांपल। तो क्योंकि आज ज्यादा एग्जांपल नहीं हुए, सो विल नॉट डू प्रैक्टिस सेशन, बट इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स डू रिवीजन। आज जो जो भी चीजें हमने डिस्कस की उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सर यस सर एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन बाकी है अभी। एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन? हाँ सर, ग्रुप में मैसेज भी किया था। ओके, वो मैं शेयर कर दूंगा आज, डोंट वरी। Okay, let's